बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ स्टेट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त पूरे मुल्क की नज़रें लाहौर की तरफ लगी हुई हैं कि लाहौर का मैदान किस तरह सजता है और कौन कौन सा उम्मीदवार यहाँ पर आता है। ये बात तो अमूमी तौर पर कही जाती है कि लाहौर जो फ़ैसला करेगा वही फ़ैसला पूरे पाकिस्तान का होगा। और इस वक्त लाहौर की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर दो बड़ी जमातों में मुकाबला होने की तवक्को है और दोनों बड़ी जमातें, मैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, दोनों ही उम्मीदवारों के चुनाव पर सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। एक तरफ आपने कल का मेरा प्रोग्राम देखा, महर इश्तियाक और मियाँ नोमान जो थे बड़े धूम धड़के के साथ बगियों में सवार होकर आतिशबाजी भी हो रही थी, मोटरसाइकिल की रैलियाँ भी निकाली जा रही थीं, नारे भी लग रहे थे और वहाँ पर इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह करते हुए बड़े पुरजोश थे। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल ये है कि उस प्रोग्राम के बाद जो डेवलपमेंट हुई उसकी रिकॉर्डिंग के बाद वो ये है कि इल्म नहीं कि महर इश्तियाक कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और मियाँ नोमान कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हम इसका लाहौर का एक तरफ से ही जायज़ा लेना शुरू कर दें, शाहदरा से ही, तो अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि वहाँ से कैंडिडेट कौन होगा और किसका किसके साथ मुकाबला होगा। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की अगर बात कर ली जाए, मलक रियाज ये सीट निकालते रहे हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि मलक रियाज से मरीम नवाज़ नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने जब इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया था तो शाहदरा में एक जलसा किया गया था जिसको मुखालफिन ने जलसी का नाम दिया था और एक गली में करवाया गया था और उसके बाद मलक रियाज जो है वहाँ से टिकट के लिए फ़ारिग हो चुके हैं। अब आ जाएँ बाकी फड्डों की तरफ, तो वहाँ पर रोहेल असगर और सरदार हयाज सादिक की जो टाई पड़ी हुई है, इसमें कहा जा रहा था कि सरदार हयाज सादिक जो है वो शाहदरे में आ जाएंगे। लेकिन अब शाहदरे की पोजीशन ये बन गई कि वहाँ पर ख़बर आई है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं के साथ जो सीट एडजस्टमेंट हो रही है, वहाँ से बड़ी पोटेंशियल कैंडिडेट अब्दुल अलीम खान है वो वहाँ से आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रोहेल असगर को अपने इलाके से टिकट मिल जाती है और सरदार हयाज सादिक ये कहते हैं कि मेरा 65% इलाका उसमें था और वो वहाँ से निकलते हैं तो शाहदरा में जाते हैं और शाहदरा में जाते हैं तो वहाँ उनको टिकट नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पर अब्दुल अलीम खान आ जाते हैं। इस तरह आप आगे आते जाएं तो 128 जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी लाहौर का आप दिल कह सकते हैं। इचरा है, समनाबाद है, गुलबर्ग है, इकबाल टाउन है, फैसल टाउन है, गार्डन टाउन है, तो लाहौर का दिल कह सकते हैं आप, वो इलाका है। वहाँ पर मियाँ नोमान को मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से टिकट कंफर्म कर दी गई थी, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई जब आईपीपी के साथ एक सीट एडजस्टमेंट होने लगी है तो वहाँ पर भी गड़बड़ हो गई है और वहाँ पर ओन चौधरी जो हैं वो पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पर सामने आ गया। लाहौर में एक और बड़ा जो मार्का लगने जा रहा है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर दिया। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है लाहौर में, लेकिन बिलावल मौजूद हों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पूरा उस पर जोर दिया जा रहा हो, हर तरह का दौलत मेहनत हर किस्म की खर्च की जा रही हो, तो वो हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पर भी शाइस्ता परवेज़ मलिक, वहीद आलिम, अताउल्लाह तारड़, अब अताउल्लाह तारड़ की एंट्री बाद में हुई लेकिन वो सबसे आगे निकल गए, वो भी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब ये फड्डे ही फड्डे हैं, कहाँ किस जगह पे क्या होने वाला है ये हमें तजज़ियाकारी बता सकते हैं जिनकी गहरी नज़र है, जो कि चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रवायती, हम अगर चाहे एक ही इलेक्शन में वो सामने आए थे और उन्होंने अपने झंडे गाड़े थे, लेकिन पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो हैं वो आउट हो गए हैं। मसलन यास्मीन राशिद जो हैं वो मुकाबले पे नज़र नहीं आ रही, वो आ भी नहीं सकती। इसी तरह हमाद अज़हर कौमी असम्बली की सीट पर मौजूद नहीं है। बानी चेयरमैन पीटीआई के वो भी मौजूद नहीं है अपने हलके में। इसी तरह नए नए लोग भी सामने आ रहे हैं। तो ये सारे हलकों की सियासत क्या बनने जा रही है, मुकाबला किस तरह होने जा रहा है। क्योंकि अभी तक अगर आपको कहीं पर कोई झंडा नज़र आ रहा है तो वो मुस्लिम लीग नून का नज़र आ रहा है, आईपीपी की कुछ जगहों पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, जमात इस्लामी वाले आपको उन्होंने टिकटें वगैरह अनाउंस कर दी हैं, जमात इस्लामी के बैनर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ा मुकाबला जिस पार्टी के साथ होना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आप लाहौर में बाहर निकल जाएँ आपको किसी भी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई दफ्तर, कोई एक्टिविटी, कोई झंडा, कोई बंदा जो है माइक लेके निकल जाएं तो आपको मिल जाएंगे बात करते हुए
लेकिन वो बंदा जिसको आप कहें कि जिसने कोई दफ्तर खोलना हो, जिसने कोई एक्टिविटी करनी हो या अभी भी कोई झंडे लगे हुए हों, वो नज़र नहीं आते। ये मंजरनामा है क्या, ये मुकाबला होगा किस तरह, और लाहौर फ़ैसला क्या करने जा रहा है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं यहाँ पर जो मेरे साथ तजियाकार मौजूद हैं, लाहौर की सहाफ़त का बड़ा नाम मियाँ हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही हलकों की सियासत हो और टिकटों की बात हो और खाने असम्बली की बात हो, तो लाहौर की सहाफ़त में उमर असलम को एक अथॉरिटी समझा जा सकता है इन तमाम हलकों की सियासत के हवाले से। उमर असलम ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सीनियर एंकर पर्सन है, पाकिस्तान टेलीविज़न पर इस वक्त प्रोग्राम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही सीनियर तजियाकार हैं, सियासत को बेहतर तौर पर समझते हैं, आरिफ भट्ट साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मियाँ साहब, क्या मंजरनामा नज़र आ रहा है? शाहदरे से शुरू करें, ज़रा गज्जो मत्ता की साइड पे निकल जाएं। गज्जो मत्ता से अपने इलाके की तरफ हो के फिर दूसरी तरफ आप टाउनशिप चले जाएं, सत्तो कतला चले जाएं, आगे बैरिया टाउन की तरफ निकल जाएं। टिकटें ही टिकटें हैं, किसको मिल रही हैं? देखिए, लाहौर जो है ना वो एक पूरा मुल्क है, ठीक है, और लाहौर की सियासत बड़ी अहम सियासत है। पूरे मुल्क की नज़रें एक तो पंजाब पर और दूसरा लाहौर पर फोकस है। और ख़ास करके लाहौर में जो है सबसे ज़्यादा दबाव जो है मुस्लिम लीग नून पर है। खैर, तहरीक इंसाफ का तो कोई अता पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा उम्मीदवार कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। वो कह रहे हैं हमारे पास सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा उम्मीदवार होने का ये मतलब नहीं है कि आप देखें ना, अभी तक हमें वर्किंग नज़र नहीं आ रही उनकी, कौन सा कैंडिडेट किस हल्के में आएगा और कहाँ से वो किसके मुकाबले में आएगा। ये बाकायदा प्लानिंग होती है और तयशुदा अमूर के मुताबिक जो है देखा जाता है। छोटा मोटा पार्लिमानी बोर्ड बनता है जो जिसमें दरखास्तें जमा होती हैं, दरखास्तें जमा होने के बाद इंटरव्यूज़ होते हैं। ये सब ये एक्टिविटी पीटीआई कर नहीं पाई। हाँ, ये कर नहीं पाई। और अभी तक देखें, ये भी देखा जाता है कि अच्छा कौन सा कैंडिडेट कहाँ है और उसके मुकाबले में कौन सा सूट करता है। फिर ये देखा जाता है उस हल्के का हदूद अरबा क्या है, वहाँ बरादरियाँ क्या है, वहाँ के वीक पॉइंट क्या है, उस जमात को वहाँ प्लस पॉइंट क्या है। फिर उसको सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के उन चीज़ों के मुकाबले में फिर कैंडिडेट को उतारा जाता है। अच्छा, ये परफेक्ट इलेक्शन लड़ सकता है इस हल्के में, तो लिहाजा इसको जो है टिकट दिया जाए। ये सारी चीज़ें जो है गौर किया जाता है। अब तो तहरीक इंसाफ के तो उम्मीदवारों की लॉटरी निकलनी है, जिसके नाम पर भी हाथ रख दिया, अच्छा यार ये है तो इसको टिकट दे दो, तो वो एक अपना हल्का बना लेगा, वरना उस तरह की वर्किंग नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है ना, देखें, मुस्लिम लीग का कला रहा है लाहौर जो है हमेशा से। 85 से आप इलेक्शन देख लें, गैर जमाती इलेक्शन था, लेकिन मियां नवाज शरीफ का उसमें भी होल्ड हो गया था। 88 के इलेक्शन में थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस आया था कि पीपल्स पार्टी का बूम था और उसमें पीपल्स पार्टी ने लाहौर से सीटें ले ली थी। उसके बाद 90 के इलेक्शन से लेकर आज तक पिछला 2018 के इलेक्शन में भी आप देख लें, सिर्फ 4 सीटें थी तहरीक इंसाफ के पास, वरना तो सारा पोश एरियाज की, वरना तो सारा जो है वो उनमें से भी एक सीट वापस हो गई थी, वो इमरान खान ने छोड़ी थी और वहाँ ज़िमनी इलेक्शन में वो जीत गए। तो अभी भी सबसे ज़्यादा प्रेशर लाहौर की टिकटों पर जो है ना वो मुस्लिम लीग नून पर। इस्तेहकाम पार्टी भी चाह रही है कि वो किसी तरीके से इनसे ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि यहाँ तो है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून जो है ना वो ज़्यादा सीटें जीत सकती है। तो हर एक की कोशिश है कि किसी तरीके से लाहौर में एडजस्ट हुआ जाए। तो वो सिर्फ एक ही जमात है इस्तेहकाम पार्टी, जिसको उन्होंने 2 सीटें देने का वादा किया है कौमी की, और मेरा 3 या 4 जो है वो सूबाई की उनको मिल जाएंगी लाहौर में। वरना जो है, और फिर ये भी है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से सबसे ज़्यादा प्रेशर पूरे मुल्क में जो है ना वो लाहौर पर है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो उसे लाहौर से इलेक्शन लड़वाया जाए। पिछले जो और दूसरी बात, प्रेशर इस वजह से भी ज़्यादा है कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात कर लें, आप शहबाज शरीफ की बात कर लें, आप मरियम नवाज़ की बात कर लें, आप हमदा शहबाज की बात कर लें, कौमी असम्बली की ये 4-5 टिकटें तो खुद अपने घर में चली गई। वो 2-2 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौमी भी सूबाई भी, माँ सवाए मियां नवाज शरीफ के, बाकी तो फैमिली मेम्बर सारे जो है। मरियम सूबाई भी लड़ रही है कौमी, मियां शहबाज शरीफ सूबाई लड़ रहा है कौमी भी, और हमजा शहबाज भी जो है वो भी कौमी भी लड़ रहे हैं, सूबाई भी लड़ रहे हैं। तो वो तो आधा लाहौर तो उनके अपने पास है। तो आप फिर देखें कि वो माहौल कैसा बनेगा। अगर देखें ना, शरीफ फैमिली के 6-7 सीटों पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि ज़्यादा 8 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर उसके बाद लाहौर का माहौल कैसा होगा, ये इसका अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है। और अब बहुत सारे जो है वो जो रवायती कैंडिडेट थे पिछले, जिन्होंने इलेक्शन लड़े हुए थे, मुस्लिम लीग नून उनको आउट करके नए लोग जो है वो लेके आ रही है। मसलन मियाँ ये नुमान साहब जो हैं
वो उनको फारग किया जा रहा है, सुना उनको कहीं और एडजस्ट किया जा रहा है, उनके जल्द हल्के में उन्होंने कहा था उन्होंने ओन चौधरी को यहाँ एडजस्ट कर लिया है, और वो शादरा में जो है वो वहाँ अलीम खान साहब को जो है वो वहाँ उनको एडजस्ट किया जा रहा है। तो इसी तरीके से जो है अता तारड़ साहब को जो है वो मलक परवेज मलक के बेटे वाली सीट पे उन्हें लेके आया जा रहा है टाउनशिप के हल्का से, और वो एक बड़ा मुकाबला मैं देख रहा हूँ कि लाहौर में जो है हल्का 127 में वो बिलावल भुट्टो जरदारी का और जो है अता तारड़ का ये एक अच्छा मुकाबला। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मैं जरा उमर असलम से लाहौर के हल्कों के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त शादरा से लेकर अंदरून शहर और ये सारा मियां नुमान वाला जो फड्डा है, ये वाला, फिर रोहेल असगर का फड्डा, फिर मलक रियाज का फड्डा, फिर आगे फड्डे ही फड्डे हैं, तो क्या सूरत नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और जब लाहौर के हवाले से बात करती हैं तो बिल्कुल आपने प्रोग्राम के शुरू में दुरुस्त कहा था कि जो लाहौर फैसला करता है वो पाकिस्तान का फैसला होता है। आप पाकिस्तान की सियासत की तारीख उठाकर देख लें, अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी आप तहरीक देखेंगे तो वो लाहौर से शुरू हुई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर के हवाले से भी अगर बात करें तो हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो लाहौर है वो किला रहा है। यहाँ पर अगर सीटों के हवाले से बात करें, टिकट के ख्वाहिशमंद जो हैं वो ज़ाहिरी बात है। कौमी असम्बली के लाहौर को पहले समझ लें, 14 कौमी असम्बली के हल्के हैं, 30 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, और हर हल्के की नशिस्त के लिए जो उम्मीदवारों के ख्वाहिशमंदों के हवाले से अगर बात करें तो 2 से 3 पोटेंशियल कैंडिडेट, पोटेंशियल से मुराद ये कि मजबूत उम्मीदवार हैं। उनमें से कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी, उसके साथ साथ सड़कों पर मारे भी खाई, फिर पार्टी के लिए वो जो है वो मुख्तलिफ जो है तकालीफ का सामना भी करते रहे। अब शादरा की सियासत से शुरू होकर गजुमता के हवाले से अगर बात करें तो लाहौर, जिस तरह मैं बात करूँ, 14 कौमी असम्बली के हल्के, पहला हल्का N117 के हवाले से बात करें तो वहाँ पर जो ज़राए हैं उनका यही कहना है कि सीट एडजस्टमेंट की बात हो गई तकरीबन, और अलीम खान वहाँ पर जो है वो कैंडिडेट होंगे। और इससे कबल जो है मलिक रियाज यहाँ पर कैंडिडेट रहे। मलिक रियाज के हवाले से जो एक जलसा वो नाकाम रहा उनका, जब 21 अक्टूबर को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में था, तो उसका जो है वो उन पर इल्ज़ाम आया कि वो नहीं मैनेज कर सके। इसी तरीके से हम आगे हल्का वाइज अगर बात कर लेते हैं तो NA118 हमजा शहबाज शरीफ उनका अपना हल्का है, वो वहीं से होंगे। NA119 अली परवेज़ मलिक वहाँ से जो है वो साबिक कौमी असम्बली के मेंबर रहे, उससे पहले परवेज़ मलिक जो है वहाँ पर कौमी असम्बली के रहे थे। वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अब ज़राए का ये कहना है कि NA120 में वो चली जाएंगी। अब हम NA120 में आ जाते हैं। परवेज़ मलिक वहाँ से अच्छा खासी चाइना स्कीम वगैरह का इलाका जो है, मुझे याद है नजम साहब, आपको जी मुझे याद है वो जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस दौर में डेवलप किया था, वहाँ पे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने वहाँ पे चाइना स्कीम में पैदल जाना बहुत मुश्किल होता था, गाड़ी में जाना तो आप सोच नहीं सकते थे, लेकिन चाइना स्कीम बागबानपुरा। अच्छा, मरियम नवाज जो 119 में की बजाय 120 में आ रही हैं जी। इस वक्त तक देखें लाहौर के अंदर जो फैसले जिस तरीके से तेजी से चेंज होते हैं कि यहाँ पर घंटों में जो है वो फैसले चेंज हो रहे हैं। हम NA121 में आने, टाई इस वक्त है अयाज सादिक और रोहेल असगर के दरमियान। 122 ख्वाजा साद रफीक का पुराना हल्का क्लियर, 123 मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वहाँ से हल्का इलेक्शन कंटेस्ट करें, उनका पुराना हल्का है। NA124 वहाँ से अगर हम बात करें तो राना मुबशर इकबाल है। इसी तरीके से NA125 और 26 से खोकर बरादरान, और 127 से अताउल्ला तारड़ जो है अभी तक ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो टाउनशिप वाला। इस हल्के से 2018 में परवेज़ मलिक MNA रहे थे, फिर उनकी अहलिया उनकी वफात के बाद जो है शाइस्ता परवेज़ मलिक हुई थी। तो NA129 जो है, वैसे तो महर इश्तियाक अहमद बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वहाँ पे हल्के की अवाम के अंदर भी बड़े इन है, और NA130 मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हल्का। लेकिन हल्के की सियासत के हवाले से अगर बात करें तो लाहौर क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किला रहा है, और इसकी टिकटों के फैसले जो होते हैं वो बड़े मुश्किल इसलिए होते हैं कि डायरेक्ट रसाई होती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की मॉडल टाउन और जाती उमरा रायबंड भी, दोनों जगहों पे नजम साहब इनका बड़ा होता है। और अब आप हाफिज नुमान की अभी बात कर रहे थे कि हाफिज नुमान के हवाले से सीट एडजस्टमेंट हो रही है, जो मेरी गुफ्तगू हुई उनके साथ, वो अभी तक उनको ऑफिशियली कन्वे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी मुलाकात आज थी। लेकिन हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा जो इन्होंने जेल 10 महीने रहे, उसके बाद उनको किस तरीके से, उससे पहले भी उनको टिकट पे हाथ हो गया था, उनसे टिकट उनकी होते रह गई थी। वो तो मुझे वो वाकया याद है, वो वाकया भी बड़ा दिलचस्प था। 2013 में ये डिसाइड हुआ कि अजासिम शरीफ को टिकट नहीं देनी, तो अराई, क्योंकि ये जो जिस तरह मियाँ हबीब साहब बात कर रहे थे, बरादरीज़म है का फैक्टर मौजूद है। आप जो मर्जी बात करें, धड़ाबंदी लाहौर के अंदर भी बड़ा है। इशरा अगर का जब हम जिक्र करते हैं तो अराई पहला नाम जिक्र आता है कि कोई ना कोई अराई होना चाहिए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त उनका ये था कि अजासिम शरीफ को टिकट नहीं मिलेगी तो कोई अराई ले आए, तो मियाँ मरगूब अहमद और हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान का नाम मशावरत की गई 20 लोगों, कुछ मौजूदीन इलाका से। जब इन्हें पता चला तो इन्होंने पेपर वहाँ से विड्रॉ किए, जिसके जवाब में
क़यादत ने थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार करते हुए दोनों के टिकट जो मेरी इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक नहीं मिला। लेकिन अब इस वक्त अगर हम बात करें तो अब वो हल्का भी बड़ा अहम है। अभी बिलाल यासीन तो उधर हल्के में डिसाइड हो गए MPA, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ MLA, ख्वाजा अहमद हसन आउट हो चुके हुए हैं इस वक्त। ख्वाजा अहमद हसन साहब, ज़ाहिरी बात है वो अभी शहबाज शरीफ साहब के वो उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है। आउट आप इस तरह करें तो फिर तो बाऊ अख्तर अली का भी नाम अब नहीं लिया जा रहा MPA की अगर लिस्ट में हम बात करें तो, हालांकि वो बड़े कमिटेड हैं और अख्तर हुसैन भी नहीं रहे। लेकिन अभी ये पार्टी उतार चढ़ाव के दोबारा इस पे आते हैं कुछ PTI के हवाले से टिकटों की तकसीम क्या चल रही है। आरिफ भट्ट साहब मौजूद हैं। आरिफ साहब, क्या सूरत हाल है, किस तरह मुकाबला होने जा रहा है? मुझे झंडे नहीं नज़र आ रहे, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि उस रोज़ गुस्से का, इंतकाम का वोट निकलेगा और लोग वोटर ऐसे निकलेंगे कि हैरान परेशान लोग रह जाएंगे। तो क्या कहते हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है? कौन कौन कैंडिडेट कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। सबसे पहली बात ये है कि PTI शुरू से ही कभी भी मुनज़्ज़म पार्टी नहीं रही। अगर हम 2018 का इलेक्शन भी देख लें तो उस वक्त भी ये जो सिस्टम है जो कि सरमाए की जद में है, वही लोग थे जो पैसे खर्च कर कर लोगों को इकट्ठा कर कर एक जलसा भी कर लेते थे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, PTI अब भी उसी का शिकार है। PTI में देखें एक कंसेंसस नहीं है। कंसेंसस से मुराद है कि ये हो सकता है कि जो PTI के पास जो लोग उसको पसंद करते हैं ना, वो दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं और एक वो लोग जो इस सिस्टम से जान छुड़ाना चाहते हैं। यानी वो समझते हैं कि ये सिस्टम जो है ये एक जैसे हम PTI अपने आप पाकिस्तान बना देगी, कैंसर ज़्यादा। जैसे आप देखें ना रेशो क्या होती है इसमें, जो हम कभी भी अगर इलेक्शन को देखें 40% 50%, इसलिए बहुत बड़ा तबका जो कि इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, बहुत बड़ा तबका जो कि इस बारे में फिक्रमंद भी हो सकता है इस सिस्टम से, वो तो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हो सकता है उसकी हमदर्दियाँ PTI से हों, लेकिन PTI के पास जो मौजूदा हालात में ऐसी प्लानिंग नहीं है कि उनको निकाले कैसे, उनको लाए कैसे और ख़ुद मुनज़्ज़म कैसे हो। ना उनका अभी तक कोई पार्लियामेंटी बोर्ड बना है, ना उनके लिए टिकट के लिए अपने अपने इलाकों में लोगों में कंसेंसस हुआ है कि अभी कोई एक जगह पे हमने देखा हो किसी एक हल्के में कोई 150 लोग जो है वो इकट्ठे होकर किसी एक उम्मीदवार को नॉमिनेट कर दे। जज्बा तो फिर ये होता है ना कि आप किसी एक शख्स को ना कि यहाँ पर स्टेटस की लड़ाई के लिए आप कोशिश करते रहे कि हर शख्स के जैसे यहाँ सियासत में होता है कि टांगे खींचने वाली बात है। तो ये जो ग्रिप है इस सिस्टम के ऊपर, ये उन्हीं की है जो 74 सालों से इस सिस्टम को चलाते आ रहे हैं, जिसमें नून लीग का आपने बिल्कुल नाम लिया। उनकी सियासत का महवर जो है ये लाहौर ही रहा है और यकीनन उन्होंने लाहौर में जो सियासत की है उसे उन्होंने पूरे पाकिस्तान में इसको फैलाया। बेशक इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें लाहौर में हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हो सकता है कि कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए, कोई ऐसा इनकलाब आ जाए, कोई मौजज़ा हो जाए कि कोई लोग घरों से निकल आए और उसकी प्लानिंग भी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कर लें कि जैसे इस सिस्टम में आपको पोलिंग एजेंट चाहिए, आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चाहिए, यहाँ पर आपको अपने कैंप्स चाहिए, यहाँ पर डोर टू डोर जाने के हवाले से आप उनको जो पर्चियाँ देते हैं वोट की, वो मौजूदा हालात में अभी तक PTI में मास वाइड टिकटों की भागदौड़ के अलावा कोई ऐसा मजबूत और मुनज़्ज़म ग्रोह कह ले या पार्टी के हवाले जो आप कह रहे हैं कि जो एक इलेक्शन की साइंस होती है जिसके मुताबिक चला जाता है, वो इलेक्शन की साइंस अभी PTI में नजर नहीं आ रही। वो पहले भी नहीं थी। देखिए जो PTI को पहले साइंस के मुताबिक चला रहे थे वो तो अभी PTI की ऑपोजिट है। मैं इस्तेकाम पार्टी जो है जो उसमें जिसका नाम, अच्छा, यानी कि आप बड़े बड़े अहम नुक्ते की आप निशानदेही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस जो सिस्टम को चला रहे थे वो अब्दुल अलीम खान थे, वो ओन चौधरी थे, वो शुएब सिद्दीकी थे, जिन्होंने सारा मैनेज किया हुआ था। बिल्कुल, देखें उन्होंने ही इस जो बड़े बड़े जलसे हम देखते हैं उसमें शुएब सिद्दीकी साहब का बड़ा अमली किरदार रहा है और उसमें अलीम खान साहब के इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू से उन्होंने इस पार्टी के ऊपर बड़े पैसे खर्च किए हैं। जो इस सियासत में धंधा होता है उसमें उन्होंने अपना जो हम देखते हैं उसको 2018 के अंदर जो इलेक्शन भी हुए थे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अब PTI के पास एक लोकल इन्वेस्टर बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कैंडिडेट के साथ, किसी भी कैंडिडेट के साथ। ऐसे ही। वो हो सकता है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करे, 5, 10, 15, 20 लाख की, 5, 10, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये थानेदार जब निकलेगा सामने
तो वो इन्वेस्टर नहीं सामने आएगा। नहीं, कभी भी नहीं आएगा। और इतने इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर तो वो ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली नहीं, बात वो है। एक एक निकलता है ना, एक इलाके में, एक यूसी में निकला, उसने वहां पे 10-15-20 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, दूसरा दूसरी यूसी में निकला, तीसरा तीसरी यूसी में निकला, बाद में वो उसकी एमएनए की टीम बन गए। लेकिन अब जो है, जो सूरत चल रही है इस वक्त, जिली इंतजामिया या पुलिस या पटवारियों का या बाकी तमाम इदारों का रवैया है, उसमें बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लोकल इन्वेस्टर तो नजर नहीं आएगा आपको। देखें, एक बड़ी माजरत के साथ में मेरे पीटीए वाले दोस्त कहीं नाराज ना हो जाएं कि पीटीए वाले में जो इस वक्त पीटीए में जो उनका कल्चर है ना, जो साहब मैं क्योंकि बड़ा करीब से देखा हुआ है उनके इस कल्चर को, उसमें आप यूँ समझ लें कि लोग इलेक्शन में भी चाह रहे होते हैं कि उनको ऐसे इन्वेस्टमेंट मिले जिसमें से वो भी अपना खांचा निकाल लें। चाहिए, ऐसा हकीकत है, ये रियलिटी है। एमएनए चाहता मैंने देखा है ये 2018-2013 के इलेक्शन में मैं देखा। ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, एमएनए चाहता है कि उसके साथ ऐसे एमपी आए जो उसकी आधी कैंपेन का खर्च उठा लें, और खर्च भी उठा लें और उसकी जेब में भी पैसे आ जाएं। अच्छा, यानी कि वो जब वो इलेक्शन लड़के घर में जाए तो वो समझे कि मेरी कम से कम दिहाड़ी लग गई है। ये अलमिया है इमरान खान साहब के साथ कि उनके आइडियोलॉजी जो वो बताते हैं, उनको बेचने वाले यहाँ पर सौदागर काफी हैं, उनको पर इंप्लीमेंट करने वाले नहीं है। बस जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस? अब जस्टिस अपने आप से शुरू कर ले। एक सरमायादार कहता है मैं इंसाफ दूंगा, तो वो अपने जो मिल है उसमें अपने मजदूरों को उसके हुकूक दे दे। वो जो यहाँ पर जागीरदार है वो कहता है मैं इंसाफ दूंगा स्टेट में आकर, वो अपने मज़ारों को ज़मीनें दे दे। यानी कि जस्टिस तो डिलीवर करने का नाम है, ये कोई आके रियासत में तो नहीं आप डिलीवर करेंगे, आप तो अपने घर से ही जस्टिस शुरू कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई कोलो फेल का तजाद जो हम इनके मुंह से सुनते हैं, जो नीचे लोकल या नीचे वाली वापस आ जाए, जरा कैंडिडेट्स के ऊपर आ जाएं। कैंडिडेट्स किस किस्म के नजर आ रहे हैं, कौन कौन से नजर आ रहे हैं आपको? अब इसमें इबाम ही है, जैसे धुंधला अभी तक राज है, इसमें भी धुंधी है कि भी जैसे आपने भी शायद मुझसे ज़्यादा, मेरे जो मोहतरम सीनियर बैठे हैं इनकी नज़र ज़्यादा होगी कि कोई ऐसा अभी तक हमने ऑफिशियली पीटीए की तरफ से कोई ऐसा नहीं देखा, जो पार्लियामेंट्री ग्रुप कह लें हम, जो इस सियासत का नाम से अगर ले लें, कि जिनके पास ये एजेंडा हो कि उन्होंने उनके इंटरव्यू लिए हों, लोगों को उनके पास उनकी रसाई की हो, उनके साथ कोई मैनेज किया हो कि भाई आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे या उसकी पॉलिसी दी हो। ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला। हाँ, इंफरादी तौर पर हर शख्स इस वक्त इस दौर में तो है कि मैं टिकट होल्डर बन जाऊं, और यार कोई ऐसा होगा कि फरिश्ते आएंगे और वो लोग वोटर को निकालेंगे, निकाल के उसको एमपी और एमएनए बनाएंगे। और यहाँ तक एक और भी नैरेटिव चल रहा है इसमें, वो नैरेटिव ये चल रहा है कि जिसको टिकट नहीं मिल रही वो कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा, और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के बाद ये सीट इमरान खान को तोहफे में दूंगा। जस्ट यू मैं कहूंगा लड़ाई स्टेटस की है, लड़ाई स्टेटस की है, नॉट फॉर। भट्ट साहब, ये तो गड़बड़ हो गई। यानी कि पीटीआई जो क्लेम करती है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मौजूद हैं, और अगर वो तमाम कैंडिडेट जो हैं, तमाम ना सही आधे ही उनमें से आज़ाद उम्मीदवार बन जाते हैं, और उनके पास पैसा भी मौजूद है, उनके पास तंजीम पे ग्रिप भी मौजूद है, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, ये तो जो वोट आएंगे उनको भी तोड़ लेंगे। पीटीआई वर्सेस पीटीआई जी, मैं देखें ये तो हकीकत है, ये तो कड़वा सच है जो आपने बताया, इसमें नो डाउट। मैं बिल्कुल अच्छा, अभी आपने एक नया, मैं दोबारा अपने दूसरे दोस्तों की तरफ भी आना चाह रहा हूँ वापस, लेकिन इसमें आपने अभी बताया कि नया पाकिस्तान बनाने के हवाले से जो आइडियालॉजी थी बानी चेयरमैन की, उसको लेकर चलने के हवाले से अब कौन रह गया? वुकला दोस्त रह गए। मैं देख रहा था कि नया पाकिस्तान बनाने के लिए अब अजहर सिद्दीक साहब उम्मीदवार हैं बड़े। अजहर सिद्दीक साहब दोस्त हैं, बड़े गजवस के बोलते हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, वो नया पाकिस्तान बनाएंगे। अब देखिए, नया पाकिस्तान मैं तो बिल्कुल इस समय से बात हूँ कि यही पाकिस्तान को अगर हम इसकी आइडियोलॉजी के मुताबिक चला लें तो फिर नए पाकिस्तान की बात तो रूल ऑफ लॉ की है, जिनका आपने जिक्र किया। सही है, तो रूल ऑफ लॉ तो यहाँ है ही नहीं। अब रूल ऑफ लॉ जब होगा तभी यहाँ पर हम हुकूक की डिलीवर, जो हम कहते हैं एक पैरा है, जैसे मेरे मोहतरम ज़्यादा इसे बेहतर समझते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स का है, जो अभी तक सस्पेंड है, तो जब तक वो रूल ऑफ लॉ आएगा, रूल ऑफ लॉ तो तभी आएगा ना कि जब तक आप उस पहरे की इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में वो पहरा जो कि फंडामेंटल राइट्स देता है अवाम को, अवाम सबसे बड़ी स्टेक है, जब तक उनको उनके हुकूक डिलीवर नहीं होंगे तो रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा? रूल ऑफ लॉ में सबसे बड़ी रुकावट, बैरियर तो यही है। मियां साहब, ये जो सारी सूरत हाल आपको नजर आ रही है, अब हल्कों की सिचुएशन, हमें ये नहीं पता कि मुकाबले पे कैंडिडेट कौन है। मैं NA 1 to 8 में गया तो मेरी कोशिश थी, मैं पीपल्स पार्टी के लोगों से मिला, मैं नून लीग वालों से मिला, मेरी कोशिश थी, मैंने अपनी पूरी टीम की ड्यूटी लगाई कि आप सलमान अकरम राजा या वो चौहान साहब या 2-3 जितने भी कैंडिडेट हैं, कोई रब्ता करें। ट्रेस नहीं हो पाए, वो लोग मिल नहीं पाए। तो ये आपको मुकाबले पे फिजा कैसी नज़र आ रही नून लीग के? नजम, अगर देखा जाए ना तो जो इलेक्शन मेथड्स होते हैं ना,
उनमें कोई एक भी ऐसा मेथड नहीं है जो ग्राउंड पर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता हो। सारे ही मुखालफ हैं, ठीक है। मसलन ना उनकी कोई उस तरीके से कारकुन सरगर्म है, नज़र नहीं आता क्योंकि पकड़े जाते हैं, ना कोई कैंडिडेट अभी तक जो है वो मैदान में निकला है कि यहाँ तक कि सिर्फ कागजात जमा करवाने की हद तक है। ये नहीं कि उन्होंने किसी लोगों से रब्ता किया हो, कोई अपने सपोर्टर से कोई मीटिंग ही कर ली हो। तो ये सारा कुछ ना तहरीक इंसाफ की तरफ से तो हवा में है। तो चूँकि जितनी इंतज़ामिया होती है, जितने जो आप इलेक्शन के जो भी मेथड्स होते हैं, वो उसमें से कोई एक चीज़ भी जो है ना वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। तो सिर्फ यही एक तोक्को की जा रही है तहरीक इंसाफ जो अज्यूम करके बैठी हुई है कि उस दिन कोई इनकलाब आएगा और लोग जो है वो घरों से निकलेंगे और उनको वोट डाल देंगे, और इसी पे जो है वो तोक्को करके बैठे हुए हैं। बाकी जो इलेक्शन की वर्किंग होती है वो अभी तक तो नहीं है। कल को अगर कोई उनको इजाज़त मिल जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ, जो नज़र आ रहा है सामने, कि वो तो यहाँ तक है कि शायद उनके पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो भी पूरे ना हो सकें और उनको भी बैठने की इजाज़त ना दी जा सके। ये यहाँ तक की वर्किंग है। तो इसमें तो मुझे जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ तो जितने भी हैं वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। अब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि पिछले 1-1.25 साल से तहरीक इंसाफ को जो है वो घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, बल्कि उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ है। हर जगह से उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। इवन के 23 मार्च को और 14 अगस्त को भी तहरीक इंसाफ को बाहर नहीं निकलने दिया गया। अब अगर इलेक्शन डे वाले दिन उनको खुली छुट्टी मिल जाती है वोट डालने के लिए कि तो ज़ाहिर है लोगों ने बाहर निकलना है, तो वो अपना किस तरीके से इजहार कर सकेंगे? क्या वो इतनी बड़ी तादाद में निकल आते हैं, नहीं निकलते, या खौफ के मारे छुप के घरों में बैठे रहते हैं? इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये इलेक्शन से एक आध दिन पहले कुछ थोड़ा सी हूसू लगेगी, वरना इलेक्शन डे वाले दिन ही पता चलेगा कि क्या मंजरनामा बनता है। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है जो यहाँ पर जिसकी निशानदेही की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि शायद पोलिंग एजेंट ही पूरे ना हो, और अगर पोलिंग एजेंट पूरे हो भी जाएँ तो उनको शायद टेक्निकली कोई ना कोई चीज़ पड़ सकती है, वो बैठ भी ना सकें, और इस तरह बड़ा मसला पैदा हो सकता है। बहुत सारे दोस्त दावा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि इमरान खान साहब जो हैं 15 जनवरी की शाम 7 बजे तक रिहा हो जाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं इस पर बात करूँगा इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक दावा किया जा रहा है और बड़ा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो हैं वो 15 जनवरी की शाम 7 बजे तक जेल से बाहर आ जाएंगे। मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से ये दावा जो है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में वकला इनके कर रहे हैं। वो वकला जो कि यूट्यूब चैनल भी करते हैं और इसके साथ साथ चाहते हैं कि उनकी फॉलोइंग भी बनी रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको एक उम्मीद देना चाहते हैं। एक लेकिन उम्मीद ऐसी देनी चाहिए जिसमें आप कुछ साबित कर सकें, कुछ बता सकें कि कब तक क्या होगा। अब 15 जनवरी तो ये 5-6 दिन बाद की बात है। आप ये कह रहे हैं कि 15 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन बाहर आ जाएंगे। तो मैं सिर्फ जो इस वक्त सूरत हाल है वो बताना चाह रहा हूँ कि आज जो डेवलपमेंट हुई और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये है कि बानी PTI को GHQ हमला केस में भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब आप इस गिरफ़्तारी की अहमियत को नहीं समझ सकते कि ये GHQ हमला केस में गिरफ़्तारी कितनी अहम है, और 9 मई के 12 केसेस में उनका 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। अब ये 12 केसेस हैं। अब 12 केसेस में आप ज़मानत के लिए चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी ज़मानत कैसे होती है। अब वो दौर नहीं रहा कि आपको एक ब्लैंकेट किस्म की ज़मानत मिल जाती थी, जाओ तुम 125 और 130 मुकदमात तमाम में तुम ज़मानत पर हो, तुम बरी हो या ज़मानत पर हो। इस किस्म के काम अब शायद ना हो सके। इसके साथ ही सूरत हाल ये है कि 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना केसेस में दरख्वास्त ज़मानत जो दायर की गई थी और बड़ा कहा जा रहा था कि इस पर तो बस बाहर आए वो भी मुस्तरद कर दी गई है। सिर्फ यही काम नहीं हुआ बल्कि यहाँ पर
साथियों के, मैं फरा गोगी वगैरह की बात कर रहा हूँ, इनके असासे ज़ब्त होने की बात भी उसका हुक्म भी जारी हो चुका हुआ है और फिर बात यहाँ तक नहीं है। बुशरा बीबी के हमरा चेयरमैन PTI पर तोशा खाना में भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और एक बड़ी जो दुख देने वाली खबर हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए कि कल गैर शरई निकाह केस में भी फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। जब मुकदमात की ये पोजीशन है, जब ये सारी सूरत चल रही है, तो ऐसे में किस तरह दावा किया जा सकता है कि 15 जनवरी को बानी PTI जेल से बाहर आ जाएंगे और बाहर निकल कर वो इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे? तो ये भंग वाले लड्डू हैं जो पेश किए जा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मामला जो हैं संगीन से संगीनतर होते चले जा रहे हैं और ख़ासतौर पे जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड के केस को देखते हैं, हम बाकी केसेस में देखते हैं, तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की कारकर्दगी बड़ी अफसोसनाक नज़र आती है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक में तैयारी करके नहीं जाते। तो ऐसे में बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। आरिफ भट्ट साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बाकी पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले भट्ट साहब, आपको PTI के बानी चेयरमैन बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये आप किसी की प्रेडिक्शन हुआ है उसकी अपनी है। वकील साहब हैं, वकला कर रहे हैं वो। मैं भी अपनी जो हालात आपने बताए, मैं तो नहीं समझता, मैं तो समझता ये चीज़ अभी ज़्यादा लिंकरोन होगी। देखें, एक चीज़ बड़े वसूख से मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ये नहीं है कि PTI में लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, और यकीन मान लीजिए बड़े बड़े सच्चे और बड़े बड़े नजरियाती लोग हैं। और मैं जिनका हमारी तमाम सियासी जमातों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन तमाम सियासी जमातों इसमें खास तौर पर जो तबका इस पे काबिज है वो उन लोगों को दीवार के साथ लगा के बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, ये मेरी अपनी ही आप फीलिंग्स कह सकते हैं, मेरा अपना एक एनालिसिस कह सकते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, तीसरी इंस्टॉलमेंट आपको मिलनी है IMF से, जिसकी ये शराइत में ये लिखा था कि आप इलेक्शन करवाएंगे। और मज़ीद मैं PTI को आगे इसलिए ज़्यादा फलता फुलता हुआ नहीं देख रहा कि IMF अपने साथ उन लोगों को सिटिंग गवर्नमेंट में बैठाना चाहती है जिनके साथ उनको ऑलरेडी कंसेंसस मौजूद है, जिनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। और सब देखें, अब आगे IMF कैसे बिठाएगी? IMF क्या कहेगी? जाके शेर पे ठप्पा लगा दो। अब नहीं, देखें, हालात तो ऐसे ही है ना कि अब जो हालात हम देखते हैं, जो ज़मीनी हकाइक देखते हैं, उसके अलावा तो और कोई चीज़ है ही नहीं ना PTI को। तो अगर उसके साथ कोई इन्वेस्टर भी हैं जो इस सिस्टम के ऊपर कुछ जानकारी रखते हैं, उनको तो मौका नहीं दिया जा रहा। एक प्लेइंग फील्ड जिसे हम कहते हैं, लेवलिंग फील्ड जिसे हम कह सकते हैं, ये तो शुरू से 74 साल से पाकिस्तान का बटेरा है। जो मैं आपको अपनी तरफ से जो कहना चाह रहा था, हो सकता है कि प्लेइंग फील्ड में अगर लतीफ़ खोसा साहब एक CD लेके चले जाएं और कहें कि ये मेरे पास सबूत है, मैंने सोशल मीडिया की CD तैयार कर लिया, तो इस तरह तो केस नहीं चलते ना। ये एक फिर लंबी बात हो जाएगी। मैं जो अपनी तरफ से आपको जो कहना चाह रहा था वो ये है कि PTI को मैं प्रलोंग इसलिए नहीं देख रहा ना इस सिस्टम में आगे जो ये अगर ये इलेक्शन हो भी जाते हैं और हुकूमत बन भी जाती है तो प्रलोंग ये हुकूमत भी नहीं रहेगी, क्योंकि IMF ने आपको जो आपका खसारा इस साल आने वाला है, अच्छा नजम साहब, वो आपसे संभाला नहीं जाना। ये जो भी हुकूमत बनेगी वो गले में ये तोक लेके बैठेगी कि उन्होंने IMF की कौन कौन सी शराइत को मानना है, जिसको कौम भी मानती है कि नहीं मानती। अभी यूक्रेन की जंग है, अभी फ़लस्तीन में भी एक सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या हम अपने वाकई एटमी जो असासे उसे रिवर्स करेंगे? जो IMF की देरीना ख्वाहिश ये है। मकसद ये है कि आने वाले वक्तों में ये जो हालात है, अगर कोई IMF ने हमें कब कहा है? नहीं कहा तो नहीं है, लेकिन देखें उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो बैरियर तो यही है। अब ये जो पावर गेम है, एग्जम्पशन पे बट सब बात नहीं करते। नहीं, एग्जम्पशन नहीं है, ये रियलिटी है। अच्छा। देखें, ये रियलिटी है। IMF चाहता है कि ये तो देखें, पाकिस्तान के पास अगर कोई इस्लामी ममालिक के पास सबसे बड़ा अगर कोई मजबूत हथियार तो वो क्या है? वो है आपके पास एटमी असासे। ये पूरे इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते। मैं वही बता रहा हूँ। देखें उसका ठीक है भट्ट साहब, मैं दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ। इस वक्त बात हो रही है इंतखाबी मुहिम के हवाले से और शहर के हवाले से। उमर, मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ तो हमें मुझे नहीं नज़र आ रहा कि 15 जनवरी की शाम 7 बजे खान साहब बाहर निकलेंगे और किसी बड़े इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे, मुझे नहीं नज़र आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ क्यों नहीं बाहर निकल रहे, शहबाज शरीफ क्यों नहीं निकल रहे, मरियम क्यों नहीं निकल रही, हमजा क्यों नहीं निकल रहे, मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं इंतखाबी मुहिम चला रही, वो किधर हैं?
नजम साहब, ख्वाब देखने पर ना कोई पाबंदी नहीं होती। पहली बात जो आप कर रहे थे ना कि आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो आपने बात की कि वो 15 जनवरी की शाम 7 आप बजे। अच्छा मुझे बताएं, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी, ये वो बात करते थे ना। वफाक में भी रहे, पंजाब में तो बहुत एक तवील अरसा हुकूमत उनकी रही। हमने इस शहर लाहौर का हाल देखा कि मुझे याद है कि 2009-10 में हम एक छोटी सी रिपोर्ट अगर बना देते थे तो उसी वक्त जो है जो वो ना सिर्फ सड़क बनती थी बल्कि अगर कोई कानूनी का भी मसला होता था वो वहाँ पे हल किया जाता था। लेकिन तहरीक इंसाफ का दौरे इक़्तिदार पंजाब के लिए, खुसूसन लाहौर के लिए, तो अगर आप जिस तरीके से कहते हैं मैं मेरी जिस तरह आप समझते हैं ना कि नजम साहब पंजाब का सुनहरी तरीन दौर की बात की जाए तो वो शहबाज शरीफ का दौर था, जिसमें अंडर पासेस, फ्लाईओवर, ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस अनगिनत जो है वो काम हुए, PKLI बना, हस्पतालों की अपग्रेडेशन हुई, तालीम के शोबे में तरक्की हुई। उसी तरीके से पंजाब का सबसे बदतरीन आज तक जो दौर अगर आप कंसिडर करेंगे तो वो उस्मान बुज़दार का दौर था, तहरीक इंसाफ का दौर था, जिसमें हम जब पूरे प्रोग्राम भी कर देते तो वो उस पर तवज्जो तक नहीं देते थे। उनको सिर्फ उनके अपने इंटरेस्ट थे, जो बाद में खुल के देखें ना आप, अभी बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन आपको याद होगा कि नून लीग के साथ तहरीक इंसाफ के दौर में क्या हुआ। कई रहनुमा जो है वो जेलों में रहे, किसी का घर गिरा दिया गया, किसी को जेल में डाल दिया गया, हर तरह के मसाइब का, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। ये लोग तो 9 मई के सानिया 9 मई के बाद जिस तरह इनकी सिचुएशन थी, 2-4 दिन के बाद इन्होंने सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो बड़े बड़े दावे करते थे वो करते। अब आ जाते हैं जो आप बात करें मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ इंतखाबी कैंपेन। जाती उम्रा रायमंड में आजकल रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह 9-8 बजे मीटिंग वो शुरू होती है और रात तक वो मीटिंग, जिसमें राना सनाउल्लाह भी होते हैं और जो अहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, टिकटों के फैसले हो रहे हैं। सिर्फ लाहौर के नहीं, पाकिस्तान की टिकटों के फैसले हो रहे हैं। तो टिकट ज़ाहिर मतलब एक सीट पर जो है वो इनके कई उम्मीदवार मौजूद है, तो इस वक्त वो सिलसिला जारी है। इस वजह से ये नहीं निकले। ऑब्वियसली जैसे ये फाइनल हो जाएंगी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है 2 मैक्सिमम टिकटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगी। तो उसके बाद जो है वो फिर इंतखाबी मुहिम जो है वो और भरपूर अंदाज में चलाई भी जाएगी। लाहौर के हवाले से हम जब बात करते हैं कि यहाँ पर जो सियासी टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि आप चाहे शादरा में MNA का फैसला जो है वो जिस तरीके से जो ज़राए का ये कहना है कि मलिक रियाज की टिकट मुश्किल है, बल्कि वहाँ पे अब अलीम खान आ चुके हैं तकरीबन, जो अगर सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो IPP के साथ हो गई है। तो फिर इस सारी सूरत हाल में देखते हैं, आप अभी चले जाए वहाँ पर आपको सियासी गहमा गहमी ज़रूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो वहाँ पर दिखाई देंगे मतवालों में। इसी तरीके से लाहौर शादरा हो, गजूमता हो, भसीन गांव यानी जल्लो साइड हो या ठोकर न्याज भी, चारों लाहौर की मैं कॉर्नर्स की बात करूं, आपको सियासी एक्टिविटीज़ भी दिखाई दे रही हैं, आपको वहाँ पर मीटिंग्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी टिकट बाकायदा तौर पर अनाउंस नहीं हुए, इसलिए इस वक्त वो सारी जो होते हैं ना प्रिपरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किला लाहौर को कहा जाता है और यहाँ पे किला इसलिए भी किया जाता है क्योंकि आइंदा इलेक्शन की सूरत हाल के हवाले से हम बात करें कि लाहौर के लोगों का क्या फैसला होगा। तो जिस तरीके से मैंने कहा ना कि शहबाज शरीफ का दौर सुनहरी तरीन दौर था, उस्मान बुज़दार का अब ये कह रहे हैं कि जो इंतखाबी मुहिम है, अब ये टिकटों के फैसले हो जाएंगे, जब टिकटें जारी हो जाएंगी तो उसके बाद यही काम होगा, बाहर निकलने वाला काम ही बिल्कुल होगा। वो उसके सेगमेंट होते हैं ना। जो इलेक्शन पूरी एक साइंस है नजम साहब, आपको तो मालूम है अच्छी तरीके से, इलेक्शन पूरी साइंस है। जब हम PTI के हवाले से बात करते हैं, ये वक्त जो है टिकटों की तकसीम का है, बेहतर फैसले करने का, पोटेंशियल कैंडिडेट देने का। सही, मैं आपकी बात को फॉलो कर गया। मियां साहब, इस वक्त सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं, उनकी जितनी वीडियोस आ रही हैं या जितनी उनकी वो इजलास के हवाले से फुटेज जारी की जाती है, मियां नवाज शरीफ मुस्कुराते हुए दिखाई नहीं देते। वो बड़े गमज़दा या दुखी या संजीदा, आप कह लें, एक लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर होगा, वो इस किस्म का नज़र आते हैं। ये सवाल किया जा रहा है कि वो इतने, क्या वो परेशान है? क्योंकि कहा PTI की तरफ से ये जा रहा है कि वो परेशान है। वो परेशान है? देखें, मियां नवाज शरीफ मैं पिछले 5 साल से परेशान देख रहा हूँ। वो जब से उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ था, उनके ख़िलाफ़ केसेस चले थे, उनको अदालत के ज़रिए से सज़ा दे के निकाला गया था, तो उसके बाद मैंने उनके चेहरे पे जो है ना वो खुशी नहीं देखी। खैर मामला सबसे ज़्यादा बेगम कुलसूम नवाज की डेथ के बाद मैंने नहीं उनको उस तरह देखा कि वो उनकी एक स्ट्रेंथ थी ना। तो वो एक अलग इशू है। लेकिन उसके बाद आज के दौर में देखें ना, जब वो आए तो बिल्कुल इलेक्शन सर पर थे, ठीक है, और आते ही वो कहते हैं ना सर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो आते ही उन्होंने देखे मुस्लिम लीग नून की भी कोई वर्किंग नहीं थी इलेक्शन के हवाले से, वो मियां नवाज शरीफ ने आके की है। वो उन्होंने एक हल्के के देखें, वो उनके पास पूरा एक प्लान था, उसके मुताबिक उन्होंने एक हल्के का जायज़ा लिया, अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की है कि ऐसे कैंडिडेट मैदान में उतारे जाएँ जो इलेक्शन जीतने की पोजीशन
पोजीशन में हो। अब सबसे ज़्यादा प्रेशर भी चूंकि मुस्लिम लीग नून पर है, पता चल रहा है कि उन्होंने इक़्तिदार में आना है, तो इस वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस किए हुए हैं कि हम कहीं लूप होल ना छोड़ें। हमें अगर कहीं किसी के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो वो भी बड़ी सोच समझ के करें और कोशिश करें कि अपने बंदों लेकिन को वो जो लफ्ज़ परेशान, यानी कि वो इलेक्शन के हवाले से परेशानी नहीं है उनकी। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन के हवाले से उन्हें परेशानी है, लेकिन एक और जो अभी तक बाहर नहीं निकल रहे, मुझे जो नजर आ रहा है वो ये समझते हैं कि मैदान खाली है, अभी कल्ले नहीं जाना, जो मर्जी चले जाएंगे। सही है, सही है। हमें कौन सा मसला देखे ना, पैसे पहले पैसे जाया करने का क्या फायदा, जो भी जाना अभी आप ही कल्ले नहीं जलसे करने, जो मर्जी जाके जलसे कर लाएंगे। नहीं, उनका शेड्यूल ऑब्वियसली नजब साहब होगा इसके बाद, लेकिन टिकटों की तकसीम एक बड़ा मरहला होता है। सही है, इस पर मज़ीद बात करेंगे कि क्या मुमकिन नताइज हो सकते हैं इस पूरे सिनेरियो में, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जो सितारा शनास होते हैं वो सितारों की चालों से अंदाज़ा लगाते हैं और बताते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन जो सियासी तजिया निगार होते हैं ये भी चालों को देखते हैं और हालात को देखते हैं और उसके मुताबिक बताते हैं कि क्या होने वाला है। हमारे पास अगर आप सियासी तजिया निगारी के हवाले से देखें तो 3 बड़े नाम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मियाँ हबीबुल्लाह साहब भी मौजूद हैं, उमर असलम भी मौजूद हैं, आरिफ भट्ट साहब भी मौजूद हैं। और अगर इस वक्त जो सियासी सितारों की चालें हैं इसके मुताबिक भट्ट साहब क्या होने वाला है? वन साइडेड गेम है जी। मैं तो वन साइडेड गेम है कि मैंने जैसे पहले भी आपको अपना ये सियासी सितारों की बात कर रहे हैं हम, सियासी सितारों की। देखें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सिस्टम जिसमें हम रहते हैं ना, यहाँ ज़रूरतों को ख़रीदने का नाम है। जिसके पास वो पावर है ख़रीदने की, यकीनन वो बेहतर तरीके से ख़रीदने की, जिसके जैसे खान साहब के पास 2018 में ख़रीदने की पावर थी, अब नहीं है। नहीं, वो उस वक्त भी उनके साथ इन्वेस्टर मौजूद थे। देखिए फिर हुआ क्या, वो 4.25 साल में आप करप्शन को रोक सके। वो मैसिव करप्शन हुई उनके भी दौर में, जो करप्शन के नाम पे पार्टी बनी थी वही करप्शन की नज़र हो गई। मगर किसने उस दौर में करप्शन नहीं की? वो इन्वेस्टर जिन्होंने पैसे लगाए थे, क्या उन्होंने अपना वो पैसा मुनाफे के साथ वापस नहीं लिया? वो हाउसिंग सोसाइटी हो, वो कहते हैं वो नोटिफिकेशन की खरीदो फरोख्त हो, वो पोस्टिंग के हवाले से पैसे हो। आप सियासी सितारों की चालें जो हैं वो ये बता रही हैं कि वो यकतरफा काम है और नून लीग के हक में जा रहा है सारा। यकीनन इसमें कोई भाम भी नहीं है। उमर, आपको सियासी सितारे क्या बता रहे हैं? देखिए, सियासी सितारों की बजाय मैं तो समझता हूँ लाहौर के वोटर्स के हवाले से, लाहौर की आवाम के हवाले से बात करें तो मैं तो फिर नजम साहब सिर्फ जब मैं ऑरेंज लाइन में रश देखता हूँ, जब मैं मेट्रो बस में देखता हूँ कि वहाँ पे जगह नहीं मिल रही और लोग जो हैं वो उसमें सवार हैं, लेकिन तो ऐसा भी तो होता है ना उमर, ऐसे भी तो होता है, लोग कहते हैं कि लैपटॉप हम लेंगे शहबाज शरीफ से। नहीं, वो आप बात करें, मैं उसी पर बात पर आ रहा था कि वो फिर उन्होंने 3-4 साल उनके इक़्तिदार के दौर भी देख लिए कि वो लैपटॉप जो शहबाज शरीफ ने दिए थे वो छीन लिए। तो उस शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ के दौर के हवाले से मैं बात करता हूँ कि जब मैं ऑरेंज लाइन में रोज़ाना 1 लाख से ज़ायद लोगों को सफ़र करते हुए देखता हूँ, फिर मैं रोज़ाना लाखों की तादाद में लोगों को जब मेट्रो बस में सफ़र करते हुए देखता हूँ, मैं फिर तालीम स्टूडेंट्स के हवाले को जब देखता हूँ, जब वो तालीमी वज़ाइफ की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो मुस्लिम लीग नून के दौर की बात करते हैं। तो मुझे लाहौर के वोटर्स का ट्रेंड तो बड़ा क्लियर कट है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में दिखाई देता है। और अमूमी तौर पर यही समझा जाता है कि लाहौर जिस तरफ चला जाएगा पंजाब उसी तरफ चला जाएगा और पंजाब के पास अक्सरियत आ जाती है। बिल्कुल सही। मियाँ हबीब साहब, आपको सियासी सितारे किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं जो मेरे दोनों दोस्तों ने बात की है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। बहुत जो है ना वो इस वक्त हालात बड़े अड़फस, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, वो वाले हैं कि कुछ पता नहीं कि क्या हो जाए। ये इतना आसान काम नहीं है। एक देखिए, इस वक्त 2 चीज़ें, एक मैनेजमेंट है और एक अवामी पॉपुलैरिटी है, और कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि इस हवा के बाद कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप असेस कर सकें कि अच्छा मुस्लिम लीग नून का किन बुनियादों पर वोट मिलेगा, और जो एक हम कह रहे हैं कि जी लोगों में एक उबाल आया हुआ है उसका रिएक्शन क्या होगा। ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन डे वाले दिन
आप मुस्लिम लीग नून के अंदर से पूछ लें, आप स्टैब्लिशमेंट से पूछ लें, हाथ पांव सबके फूले हुए हैं। अगर इतना आसान काम होता ना तो वो फिर वो कहते हैं कि अच्छा एक तरफा हवा चल रही है, कोई बात नहीं, सत्य खैर है और सुबह ही इलेक्शन करा दो। ये अभी तक जो है वो सारी चीज़ें इसी वजह से अभाम का भी शिकार है कि कुछ पता नहीं कि अवाम का मूड जो है वो किस तरफ चला जाए, और बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत टफ, ये बड़े मुनफरद इलेक्शन होंगे। मैं आपको बताऊं, ये आपके जितने यहाँ बहुत बड़े बड़े तनतड़हा किस्म के कैंडिडेट हैं ना, उनके भी हाथ पांव फूले हुए हैं। मैं कई एक से मिला हूँ, वो कहते हैं यार पता ही नहीं चल रहा लोगों के मजाज का कि लोग किस तरफ को चले जाएंगे, क्या हवा बन जाएगी। हर आने वाले दिन में जो है ना मामला, तो वो कुछ का कुछ रुख अख्तियार कर लेते हैं। यहाँ एक वाकया होता है तो उसके बाद सूरत हाल कुछ ही कुछ हो जाती है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान काम है, एक तरफा ट्रैक नहीं है। ये बहुत मुश्किल इलेक्शन है और तारीख के मुनफरद तरीन इलेक्शन होंगे, जिनके बारे में आप पुरानी जितनी रवायती चीज़ें होती हैं वो उनको ठीक है, हो सकता उनको है, उनसे assess नहीं आप कर सकते। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मियाँ हबीबुल्लाह कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, और वाकई पाकिस्तान के हवाले से आप ये अमूमी तजिया यही है। मैं शुक्रगुजार हूँ मियाँ हबीबुल्लाह साहब का तशरीफ़ लाने के लिए, उमर असलम साहब का, आरिफ भट्ट साहब का, कि ये प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। लेकिन मैं सिर्फ एक बात से मियाँ हबीबुल्लाह, चूँकि हम इकट्ठे रिपोर्टिंग करते रहे और 90 की दहाई से करते रहे, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मैंने 90 की दहाई से लेकर आज तक उसी को आते हुए देखा है जिसकी हवा बनी है, जिसके बारे में कहा गया कि वो आ रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।